गीता टेली टूम्स। कहते हैं ना, हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो किस्मत भी झुक जाती है। ये कहानी है एक ऐसी माँ की जिसने झाड़ू पोछा करके अपने बेटे के सपनों को जिंदा रखा, और एक ऐसे बेटे की जिसने तानों को ताकत बना लिया। ओडिशा राज्य में मनोहरपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर सा गांव है, जहां रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 8 वर्ष के बेटे के साथ रहता है। रामू के पास तो कोई जमीन जायदाद तो नहीं है, पर वो दिल का बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पर वो बहुत गरीब है। वो सब्जियां बेचकर अपना और अपनी परिवार का गुजारा करता था। अगले दिन रामू अपना सब्जियों का ठेला लेकर गांव की गलियों से गुजरता है। राम राम काका जी। अरे रामू बेटा, सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ चाचा जी, सब आपका आशीर्वाद है। बस ऐसे ही मेहनत करते रहना बेटा, ऊपर वाले सब सही सही रखेंगे। वैसे किधर की ओर जा रहे हो? यहीं गांव की गलियों से सब्जियां बेचते हुए मार्केट तक जाऊंगा। ठीक है बेटा, जाओ जाओ। इतना कहकर चाचा जी वहां से चले गए और रामू गांव की गलियों में सब्जियां बेचने के लिए निकल पड़ा। सब्जियां ले लो, सब्जियां ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां। बैगन ले लो, आलू ले लो, टमाटर ले लो, मिर्च ले लो। ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां ले लो। सब्जियां ले लो, सब्जियां ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां। तभी वहां एक महिला पहुंची। अरे ओ भैया, ये बैगन कैसे दिए? बस 20 रुपया बहन जी। हे राम, अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत महंगा हो रहा है भैया जी, आप थोड़े कम भाव लगाइए। महंगा कहाँ हो रहा है बहन जी, 18 रुपया किलो पर तो हम ही लेकर आते हैं। बस आपसे 2 ही रुपया तो ले रहे हैं दिन भर ठेला धूप में घुमाने के लिए। अच्छा ऐसी बात है, तो आप मुझे 1 किलो बैगन दे दीजिए। ठीक है बहन जी, ये लीजिए आपका 1 किलो बैगन। अच्छा, और कुछ चाहिए? धनिया, मिर्च? नहीं नहीं, बस बैंगन ही चाहिए था। ठीक है। इतना कहकर महिला भी वहां से चली गई और रामू मार्केट की ओर निकल पड़ा। रामू मार्केट पहुंचता है। मार्केट में काफी भीड़ लगी हुई होती है। वो एक किनारे जाकर अपनी ठेला खड़ी कर देता है। थोड़ी ही देर में उसके ठेले के पास काफी भीड़ जमा हो जाती है सब्जियां लेने के लिए। कुछ ही देर में उसकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं और शाम भी होने लगता है। तो रामू अब अपने घर के लिए निकल जाता है। अरे ओ गीता, अरे कहाँ रह गई हो तुम? अरे खाना ले आओ भाई, बहुत जोरों की भूख लगी है और थकान भी हो रहा है। जल्दी खाकर थोड़ा आराम कर लूं, सुबह फिर सब्जियां भी तो बेचने जानी है। अजी ला रही हूँ, पहले आप थोड़ा हाथ मुंह तो धो लो, मैं अभी खाना लेकर आ रही हूँ। ठीक है। फिर गीता रामू के लिए खाना लेकर आती है। ये लीजिए खाना और खा लीजिए। मुन्ना ने खाना खाया? उसने खाना खाकर सो गया है और कह रहा था कि उसके स्कूल का फीस देनी होगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल जाकर उसका फीस दे आना। आखिर एक ही तो बेटा है, हम उसी के भविष्य के लिए तो काम करते हैं। इतना कहकर रामू खाना खाने लगता है और खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रामू फिर सब्जियां लेकर बेचने चला जाता है। गीता भी स्कूल जाकर फीस दे देती है। अरे बूढ़ी माँ, आप ऐसी सब्जियां क्यों छाट छाट कर ले रही हैं? सारी सब्जियां हरी भरी हैं, आप निश्चिंत होकर लेकर जाइए।
नहीं बेटा, आंखें नहीं दिखती है बेटा, कितनों सब्जियों में कीड़े रहते हैं बेटा, इसीलिए देख देख के ले रही हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी, जैसी लेनी हो वैसी लीजिए। ऐसे ही उनकी जिंदगी चल रही थी। मगर एक दिन रामू सब्जियां बेचकर घर वापस आ रहा था। तभी एक कार पूरी तरह से फुल तेजी से आया और उसे धक्का दे दिया। रामू बहुत जख्मी हो गया। गांव वाले की मदद से उसे एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल ले जाया गया। गीता को ये खबर लगते ही वो हॉस्पिटल रोते रोते दौड़ते हुए आई। देखिए, आपके पति की हालत बहुत खराब है। हो सकता है उनकी एक पैर भी हमें काटनी पड़े, क्योंकि बहुत सारा खून बाहर निकल चुका है। आप जल्द से जल्द पैसे की व्यवस्था कीजिए, ऑपरेशन में बहुत खर्चा होगा। गीता ये सब सुनकर बहुत घबरा जाती है और पैसे की व्यवस्था के लिए अपने गांव के सेठ लाला राम पास जाती है। राम राम लाला जी, मुझे इस वक्त मेरे पति के इलाज के लिए कुछ धन की आवश्यकता है। कृपया करके आप मुझे कुछ धन उधारी पर दे सकते हैं? धन तो मैं दे दूंगा, लेकिन ब्याज मुझे सही समय पर ही चाहिए। ठीक है लाला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गीता लाला राम से कुछ धन लेकर वापस अस्पताल की ओर चली जाती है। अरे वो गीता, तुमने कहाँ से धन का व्यवस्था किया? आप अपने सेहत का ध्यान रखिए, धन के बारे में मत सोचिए। आप ठीक हो जाइए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। पर गीता, आप शांत रहिए और ये सब मत पूछिए। आप ठीक होंगे तब घर जाएंगे तो मैं आपको सारा बात बताऊंगी। इतना कहकर गीता जो है अपने पति को डिस्चार्ज करवाने जाती है। उसके पति का एक पैर जो है फ्रैक्चर हो चुका था, जो बहुत मुश्किल से, बहुत खर्चों से ठीक होगा। गीता के पास पैसा नहीं था। गीता अपने पति को लेकर अपने घर पहुंचती है। गीता अपने घर के आंगन में चली जाती है और रोने लगती है। तभी उसका बेटा आता है वहां पर और बोलता है, मम्मी मम्मी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बड़ा होकर आपको और पापा का ठीक से ख्याल रखूंगा। बेटा, हम तुम्हारे लिए ही हैं, तुम्हारे भविष्य की चिंता करते हैं। तुम्हें अच्छी से पढ़ लिख कर अच्छे से नौकरी करनी है, तब मेरा और तुम्हारे पापा का सपना पूरा होगा। ठीक है मम्मी, आप चिंता मत कीजिए। गीता और मुन्ना घर के अंदर चले आते हैं। गीता खाना बनाने लगती है, मुन्ना पढ़ाई करने लगता है और रामू व्हीलचेयर में बैठा होता है। गीता, तुमने बताया नहीं कि धन की व्यवस्था कहाँ से किया? हाँ जी, मैंने सेठ लाला राम से कुछ धन उधार में लिया था। इतना सुनते ही रामू चिंता में पड़ जाता है और कहता है, पर गीता सेठ, लाला राम बहुत लालची इंसान है। वो बहुत ज्यादा ब्याज लेता है। उसने गांव के कितने किसानों का जमीन हड़प लिया और हम उसका ब्याज कहाँ से देंगे? हमारे पास तो जमीन जायदाद भी नहीं है, सिवाय इस टूटी फूटी घर के अलावा। और अब तो मेरा पैर भी ठीक नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं घर घर काम करके उसका कर्ज थोड़ा थोड़ा वापस कर दूंगी। बस आप अपने सेहत का ध्यान रखिए। इतना कहकर सब खाना खाने लगते हैं। अगली सुबह गीता काम की तलाश में घर से निकल जाती है। मालकिन, क्या मुझे आपके घर में कुछ काम मिल सकता है?
काम तो है खाना बनाना और घर की साफ सफाई का, पर तनख्वाह कितनी लोगी? बस इतना जीतने में मेरे और मेरे पति, मेरे बच्चों का पेट भर सके। ठीक है, मैं तुम्हें महीने का 5,000 दूंगी और काम पर समय से आना होगा। मुझे काम सही तरीके से चाहिए। ठीक है, जैसा आप कहें मालकिन। गीता अब वहाँ काम करने लगती है। वो घर में बर्तन धोती और झाड़ू पोछा करती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन सेठ लालाराम गीता के घर की ओर आता है और कहता है, देखो गीता, मैंने तुम्हें ब्याज पर कुछ धन दिए थे, जिसका मुझे इस महीने का ब्याज नहीं मिला है और मैं ब्याज नहीं छोड़ता हूँ। मुझे अभी के अभी मुझे ब्याज चाहिए, नहीं तो तुम्हें इस घर से भी बाहर निकाल दूंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मुझ गरीब पर रहम कीजिए। मैं जैसे ही मेरी तनख्वाह मिलेगी तो मैं आपका ब्याज दे दूंगी, आप ऐसा मत कीजिए। देखो, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तुम अभी के अभी मुझे मेरा ब्याज दो या घर से निकलो। सुनो हरिया, निकाल दो सबको यहाँ से। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मैं अपने अपाहिज पति और छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझ पर दया कीजिए। सेठ लालाराम उनकी एक भी बात नहीं सुनता और अपने आदमियों से कहकर उसके सारे सामान को घर से बाहर फेंकवा देता है। गीता रोते रह जाती है, फिर भी सेठ को कोई दया नहीं आता। तभी वहां पर एक कार आता है। कार में से एक बहुत ही यंग आदमी बाहर आता है। रुक जाओ, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये क्या तमाशा बना रखा है? क्या चल रहा है यहाँ पर, कोई बताएगा मुझे? आप कौन होते हैं ये सब रोकने वाला? कौन है आप? क्या काम है आपके यहाँ पे? आप अपने रास्ते जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। लगता है तुम सब ऐसे नहीं मानेंगे। रुको, अभी बताता हूँ। उस व्यक्ति ने अपना फोन निकाला और कॉल पर बात करने लगा। फिर कुछ ही देर में वहां पुलिस की गाड़ी आ गई। सर, क्या हुआ और आप यहाँ? बस यहाँ से गुजर रहा था, तभी देखा ये लोग इन सबको घर से बाहर निकाल रहे थे, इनका सामान फेंक रहे थे। इनसे पूछने पर कुछ भी नहीं बता रहे। तुम जानते भी हो ये कौन है? ये इस जिले के कलेक्टर साहब हैं। तुम्हें एक बार में ही अकल ठिकाने लगा देंगे। सर मुझे माफ कर दीजिए। वो सब तो ठीक है, पर बात क्या हुआ और इन्हें क्यों घर से बाहर निकाल रहे थे? मैं बताती हूँ सर। मैंने इन सेठ जी से अपने पति के इलाज के लिए कुछ धन लिया था, जिसका मैं हर महीने ब्याज देती हूँ। इस महीने ब्याज नहीं दे पाई हूँ। मैं एक घर पर झाड़ू पोछे का काम करती हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे मेरी तनख्वाह नहीं मिली है। तो ये उसी के लिए मुझे और मेरे पति और बच्चे को घर से बाहर निकाल रहे हैं। मैं अपने अपाहिज पति और बच्चे को कहाँ लेकर जाऊंगी? ये मैं क्या सुन रहा हूँ सेठ? क्या तुम्हें पता नहीं, ब्याज लेना कानूनी अपराध होता है। तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। ऑफिसर, इसे ले जाओ और इस पर ब्याज लेने के आरोप में मुकदमा चलाओ। ले जाओ। जी सर, चलो थाने, तुम्हें वहीं ब्याज देता हूँ। सर मुझे माफ कर दीजिए सर। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं आते तो हम बेघर हो जाते। अरे नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। आप अपना ख्याल रखें। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। नमस्कार। कलेक्टर साहब वहां से चले जाते हैं। होता है, उसने अपने मन में कलेक्टर बनने की ठान लिया था। अब कितनी भी मुश्किलें हों, पर बड़ा होकर कलेक्टर ही बनना है।
मुन्ना अब दिन रात पढ़ाई करने लगता है। गीता भी अपने काम पर चली जाती है। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। मुन्ना अब 23 वर्ष का हो चुका था। एक दिन अचानक उसने अपनी मम्मी से कहा, आगे की पढ़ाई के लिए कुछ किताबें लेनी होंगी, क्या आप मुझे कुछ रुपए दे सकती हैं? मुन्ना बेटा, अभी तो मेरे पास नहीं है, पर मैं आज शाम को मालकिन से कुछ पैसे एडवांस में मांग कर लाऊंगी। उससे तुम किताबें ले लेना, ठीक है? ठीक है मम्मी, जैसा आप कहें। फिर गीता जहाँ काम करती है वहाँ चले जाती है और अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन मुझे मेरे मुन्ना के लिए किताबों की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं आपसे कुछ एडवांस पैसे मांगने के लिए आई हूँ। किताबें? अरे गीता, औकात में रहकर सपने देखा करो। झाड़ू पोछा करने वालों के बेटे ऑफिसर नहीं बनते। पर मालकिन। अरे गीता, मेरी बात मानो तो उसकी पढ़ाई छुड़वा दो, काम पर लगाओ, तभी पेट भरेगा। गीता को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। वो अपनी आंखों में आंसू लिए काम करके बाहर आती है। वो अपने कंगन गिरवी रखकर अपने बेटे की किताबों के लिए पैसा लेकर आती है। मम्मी, क्या मालकिन ने आपको पैसे दे दिए? हाँ मुन्ना, ये लो पैसे और जो किताबें जरूरत हो उसे ले आओ। ठीक है मम्मी, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। मुन्ना किताबें लेने चला जाता है और गीता एक कोने में बैठकर रोती रहती है। हे राम, लुट गई, बर्बाद हो गई। ये क्या हो गया मेरे साथ? अरे अरे अरे, क्या हुआ भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? आप मुझे जो अगले महीने सोने के कंगन दिलाए थे, उसे मैं पलंग पर रखकर भूल गई थी और अभी देखती हूँ तो मिल भी नहीं कर रही है। ओहो, ये क्या कर दिया तुमने? इतनी लापरवाही कर दी। गीता से पूछा तुमने? नहीं, गीता तो आज अभी तक नहीं आई है। इतना शोर शराबा सुनकर गांव वाले भी वहां जमा होने लगे। तभी एक गांव वाले ने उससे पूछा, क्या व्यापारी जी, कैसी शोर है ये? व्यापारी सोनार को सारी बातें बताता है। अब समझा, कहीं उसी कंगन की आप बात तो नहीं कर रहे जिसे कल गीता ने मेरे पास गिरवी रखा है? क्या ठीक कह रहे हैं आप? गीता ने कल मुझसे अपने मुन्ने की किताब के लिए पैसे मांगे थे और मैंने मना कर दिया था। शायद इसीलिए उसने मेरे कंगन चोरी करके आपके पास गिरवी रख दिए। हाय राम, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि गीता भी ऐसे कर सकती है। आजकल किसी पर भरोसा नहीं करनी चाहिए, कब कौन क्या कर जाए। तभी वहां गीता पहुंचती है और कहती है, क्या हुआ मालकिन, क्यों इतनी भीड़ लगी हुई है? ये तो तुम हमें बताओगी ना, क्या हुआ है? मैं कुछ समझी नहीं, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्या तुमने कल मुझे पैसे एडवांस में मांगे थे कि नहीं? और जब मैं तुम्हें एडवांस देने से मना कर दिया तो तुमने मेरे सोने का कंगन चोरी कर कर सोनार के पास गिरवी रखा है। मैंने तो तुम्हें काम पर रखा था और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। अरे नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं कितने वर्षों से आपके यहाँ काम करते आ रही हूँ, पर मैंने कभी चोरी नहीं की। जो कंगन की आप बात कर रहे हैं, वो कंगन मेरे पति ने पाई पाई बचाकर मेरे लिए लिया था, जिसे मैं अपने मुन्ना की किताबों के लिए कुछ समय के लिए गिरवी रख कर आई हूँ। आप चाहे तो सोनार से आप वो कंगन मंगवा कर देख लीजिए। हाँ, ये सही रहेगा। मैं अभी जाता हूँ और कंगन लेकर आता हूँ, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतना कहकर सोनार जो है कंगन ले आता है। कंगन देखते ही सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मालकिन अब शर्मिंदा से गीता की तरफ देखकर कहती हैं, गीता, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मम्मी, आपका कंगन यहाँ है, इसे मैंने ड्रॉवर के नीचे रख दिया था। गीता, हम सबको माफ कर दो।
हम सब ने तुम्हें गलत समझ लिया था। कोई बात नहीं साहब, हम गरीब हैं ना, इसलिए हमारे नसीब में सिर्फ बदनामी ही लिखी होती है, जिसकी कोई हम हकदार नहीं होते। कोई बात नहीं। इतना कहकर गीता वहां से चली जाती है और सब गांव वाले भी चले जाते हैं। गीता घर पर अपने पति को रोते रोते सारी बात बताती हैं। तभी मुन्ना वहां आ जाता है और कहता है, माँ, आपने ये क्या किया? मेरे किताबों के लिए अपनी कंगन गिरवी रख दी। बस माँ, अब आप किसी के घर काम करने नहीं जाएंगी। पर बेटा, हमारा घर कैसे चलेगा? तुम्हारे पापा की दवाइयाँ भी लेनी होती हैं। माँ, आपने जो पैसे दिए थे उसमें से कुछ पैसे बचे हुए हैं। हम उससे एक छोटा सा चाय की तफरी खोलेंगे। कुछ ना कुछ तो कमाई हो ही जाएगी। पर तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? वो सब मैं देख लूंगा। दिन में आपके साथ हाथ बटाऊंगा, रात में पढ़ाई कर लिया करूंगा। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक है गे। अगले सुबह गीता और मुन्ना ने एक छोटी सी जगह पर चाय की तफरी खोल दी। गीता बेटा, ये बहुत अच्छा काम किया तुमने। ये अब मन लगाकर काम करो, सफलता जरूर मिलेगी। जी काका, आप भी चाय पीकर देख ले। हाँ बेटा, लाओ लाओ। काका जी चाय की चुस्कियां लेते हैं और कहते हैं, भाई वाह, मजा आ गया। ऐसा चाय तो मैंने कभी नहीं पिया। मन तृप्त हो गया। वाह वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद काका जी। एक दिन मुन्ना दौड़ते हुए अपने घर की ओर आता है और कहता है, मम्मी देखो देखो, हाँ देखो, मैंने IAS का एग्जाम दिया था, उसमें मैं पास हो गया। मम्मी, मुझे इंटरव्यू के लिए शहर जाना होगा। मम्मी प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए, इंटरव्यू में मैं सफल रहूं। क्या बात है मेरा बेटा, जाओ जाओ, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। हाँ बेटा, जाओ और कामयाब होना। जी पिताजी। उसके बाद मुन्ना बस पकड़कर शहर की तरफ चला जाता है। उनकी जिंदगी तो सही सलामत चल रही थी, मगर उसके बगल में एक और चाय का ठेला था। वो देख रहा था और कहता है, ये इसको तो मैं जब से आई है तब से मेरा धंधा ही मंदा हो चुका है। इसका तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। पूरा सत्यानाश करके रखा हुआ है मेरा धंधे का। एक दिन कालू चुपके से गीता की चाय में कुछ मिला देता है, जिससे लोगों का तबीयत खराब हो जाता है और सब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। आपने कुछ गलत खा लिया है, जिससे आपको फूड पॉइजनिंग हो गया है। पर डॉक्टर साहब, मैंने तो सुबह से बस चाय ही पिया है। हाँ, उसी चाय में कुछ जहरीली पदार्थ मिला हुआ है। खैर, मैंने एंटीडोज दे दिया है। अब घबराने की कोई बात नहीं। अब आप घर जा सकते हैं। अगली सुबह लोग गीता के दुकान में भीड़ लगाकर गीता से कहते हैं, क्या तुम हमें मारना चाहती हो? तुमने चाय में क्या मिलाया था जिससे हमें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा? बताओ बताओ। इसने हमें जहरीली चाय पिलाया। इसे इसका दुकान तोड़ दो। हाँ, तोड़ दो। नहीं 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 नहीं, ये मेरी रोजी रोटी है। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? जरूर आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। ऐसा मत कीजिए। अब तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और जाओ यहाँ से।
गीता के लाख मना करने पर भी उसकी बात कोई नहीं सुनता। लोग उसकी दुकान तोड़ने ही वाले थे। तभी दूर से एक कार हवा को चीरती हुए आती है और वहां खड़ी हो जाती है। उसमें से एक नौजवान बाहर निकलता है वो नौजवान और कोई नहीं, मुन्ना था, जो अब उस जिले का कलेक्टर बन चुका था। गीता उसे देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, आ गया बेटा, आखिर तू कलेक्टर बन ही गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तूने इस गरीब की सुन ली। हाँ मम्मी, मैं इस जिले का कलेक्टर बन गया, पर यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? क्या हो रहा है यहाँ? मैं बताता हूँ। इस कालू ने गीता के चाय में कुछ मिला दिया था। मैंने अपने आंखों से देखा है। मैं इसके पास काम करता हूँ, इसलिए अभी तक चुप था, पर ये इस हद तक चला जाएगा ये सोचा न था। मुझे नहीं करनी इसके पास काम। मुझे माफ कर दो मुन्ना। मैं जब से तुम्हारी मम्मी यहाँ चाय की टपरी खोली है, तब से मेरा धंधा ही मंदा हो गया था, जिससे मेरा भी घर नहीं चलता था, जिस कारण मुझे ये सब करना पड़ा। मुझे माफ कर दो। घर नहीं चल पा रहा था, इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी की जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ करो। आपको शर्म आना चाहिए कालू काका। आपको मैं क्या सजा दूं? आपने ये करके अच्छा नहीं किया। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूं, वही देखेंगे क्या होगा अब। नहीं मुन्ना, जाने दो बेटा, वो भी गरीब है, वो अपने परिवार को चलाने के लिए काम करते हैं। हो गया गलती, आखिर गलती तो इंसान से ही होती है ना। माफ कर दो बेटा। पर मम्मी ठीक है, आप बोल रही हैं तो माफ कर देता हूँ, पर कालू काका, आज के बाद से ऐसी गलती फिर कभी नहीं होनी चाहिए। नहीं बेटा, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं जिंदगी में ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। गीता बहन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके इस एहसान का, जिसने मुझे आज जिंदगी जीने का सही रास्ता दिखाया। धन्य हो आप, जिनके यहाँ ऐसा बेटे ने जन्म लिया। धन्य हो आप। इतना कहकर सब अपने अपने घर जाते हैं। मुन्ना कुछ ही दिनों में अपने पिता का ऑपरेशन करवा देता है, जिसके बाद धीरे धीरे वो अपने पैरों पर चलना भी शुरू कर देते हैं और अपने लिए एक पक्के मकान भी बनवा लेते हैं। ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द क्रेजी टून्स को जरूर सब्सक्राइब करें, और कुछ भी बात हो तो कमेंट में जरूर बताएं।